हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए एक नई फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है चैप्टर का विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। ये कक्षा 12वीं का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके बारे में हम विश्व की जनसंख्या का जो वितरण किस प्रकार से असमान है और कहाँ कहाँ उसका घनत्व है, फैलाव घनत्व और सिर्फ वितरण में थोड़ा सा ही फ़र्क है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो के अंदर समझाऊंगा। पहले चैप्टर के नाम को समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम एक थीम बनाते हैं अपने माइंड के अंदर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसीलिए विश्व की हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि विश्व यानी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी जो मतलब डेंसिटी किस प्रकार से है और उसका वितरण मतलब फैलाव किस प्रकार से है और उसकी जो वृद्धि है वो किस प्रकार से, तो उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा होगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं चैप्टर के अंदर कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसमें देखो, जाहिर सी बात है, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो मैंने इसी हिसाब से हाईलाइट कर रहा है कि आप अगर इनके नोट्स भी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बाकी मैं आने वाली वीडियोस के अंदर भी मैं एनसीईआरटी की बुक से इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ पढ़ाना, क्योंकि बुक पढ़ना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी आपके लिए मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह भी इन सब चीज़ों की जो है जब अपनी रिवीजन वीडियोज़ आएंगी तो उसके अंदर मैं सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊँगा। बाकी कहने का चालू करते हैं वीडियो को। यह जानना आवश्यक होगा कि किसी देश में कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जो हैं जन्म लेते हैं और कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे होती है, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा क्या वे गाँवों में रहते हैं, ये लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं या काम करते हैं। यही इन तथ्यों के बारे में इस इकाई के अंदर हम अध्ययन करेंगे। और साथ में जो है 21वीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व की जो जनसंख्या थी वो 600 करोड़ थी से अधिक दर्ज की गई थी। और यहाँ हम जो है जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की भी विवेचना करेंगे कि जो 21st सेंचुरी थी उसके अंदर जो विश्व की जनसंख्या जो थी वो 600 करोड़ पहुंच गई थी और वर्तमान में देखा जाए तो 700 करोड़ के आसपास जो है विश्व की जनसंख्या है 7 अरब। और अभी बिल्कुल करंट की बात करी जाए तो करीब करीब 8 अरब के आसपास जनसंख्या देखिए। बाकी एक बार इसे आप चेक कर लीजिएगा, मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी। बाकी बात करते हैं कि लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में रहना चाहते हैं, क्यों, अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। इसकी जो चर्चा है वो करते हैं अभी आगे। तो सबसे पहला पॉइंट अगर आपका जो मेन बेसिक जो चालू होता है वो यहीं से चालू होता है, जो कि कहता है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। असमान रूप से वितरित होने का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड। असमान रूप से वितरित मतलब कि कहीं भी ना जनसंख्या समान नहीं है, कहीं 10 लोग रह रहे हैं, कहीं 20 रहते हैं, कहीं 50 रहते हैं, कहीं 1 लाख रह रहे हैं। तो ये चीज़ कहने का मतलब है। और बात करते हैं कि एशिया की जो जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात करें तो जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। किसने टिप्पणी करी है ये जॉर्ज बी केसी की टिप्पणी है। वह कहते हैं कि एशिया के संदर्भ में कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। तो इसके जो संदर्भ में ये बात की गई और देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में और प्रारूप में ये जो है बात बिल्कुल सत्य है। बाकी करी जाए बात तो विश्व जनसंख्या में वितरण का प्रारूप किस प्रकार से है। तो देखा जाए कि अब मैं बता दूं आपको कि वितरण का जो मतलब होता है वह क्या होता है। जनसंख्या वितरण शब्द का जो मतलब होता है भूपृष्ठ पर लोगों की किस प्रकार से वितरित है, यानी एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर यानी लोग जहाँ रहते हैं। एक सेकेंड, ये अगर भू पृथ्वी है, पृथ्वी या ज़मीन या फिर भूमि या पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, तो उस पर जो लोग, जैसे अब सपोज़ कीजिए अब पृथ्वी के ऊपर ये विश्व का जो मानचित्र, ये भारत का अगर संदर्भ लिया जाए तो भारत के अंदर जो है ये हम कह सकते हैं भारत का मैप कि जैसे भारत है हमारा प्यारा, ये थोड़ी सी आकृति थोड़ी मेरे से ख़राब हो गई है, सो आप उस चीज़ पे माइंड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में किस तरीके से जनसंख्या है वो असमान है। अगर बिहार जैसे राज्यों की बात करी जाए, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ जो है सघन आबादी मिलेगी। तो क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरीके से आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या सघन है। कोई सी क्षेत्रों में जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम मिलेगी। सो इसी तरीके से ये बात करी जा रही है। तो ये कहते हैं कि जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर
यानी भूमि पर लोग किस प्रकार से फैले हुए हैं, इस बात से पता लगाया जा सके। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का जो 90% भाग है वो 10% इलाके पर रहता है और 10% भाग जो है 90% इलाके पर रहता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। जैसे अगर सबसे ज़्यादा अगर एशिया वगैरह की साइड देखा जाए तो बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है, और अगर बात करी जाए बहुत से जो ठंडे प्रदेश हैं यूरोप वगैरह में, तो वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। सो आप समझ सकते हैं। सो चलते हैं इसमें, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, इसमें जो विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले जो है देश, लगभग 60% जनसंख्या इनमें निवास करती हैं। 10 देशों के नाम आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे ही आपके, कि चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। ये 10 देश जो हैं उनकी जो जनसंख्या है वो 60% है विश्व के अंदर, इतने से देशों की। सो आप समझ, जैसे आपने समझा था कि जनसंख्या का मतलब वितरण क्या होता है, उसी तरह से हम पढ़ेंगे जनसंख्या का घनत्व। आप जनसंख्या का घनत्व जो है थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में आ जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। इसमें एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करी जाएगी, और वितरण जो है असमान रूप से जितने भी लोग जो है पृथ्वी पर फैले हुए हैं या रह रहे हैं या फिर बिखरे हुए हैं, उनका फैलाव किस तरीके से है वो वितरण के अंदर आता है। और इसके अंदर जो है घनत्व में पढ़ते हैं कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझाना आवश्यक है, और यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। और यह सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सो आप, आई होप आप जनसंख्या घनत्व का भी मतलब समझते हैं। ये फार्मूले की तरफ से दे रखा है, कह रखा है कि जैसे कि जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार से निकल, जनसंख्या जो है जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल, यानी कितने क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है उसके आधार पर। इसमें एक उदाहरण से भी समझा रखा है कि अगर देखा जाए कि 1.5 लाख की अगर जनसंख्या है और 100 किलोमीटर का जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है उससे हम निकालेंगे तो 1500 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर के अंदर निवास करेंगे इसके अकॉर्डिंग। और उससे हम पता चला सकते हैं कि कितनी जो है यहाँ की डेंसिटी। अगर सपोज़ करो आपको, अगर आपके इलाके का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए या फिर जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए कहा गया, तो आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा और निकाल सकते हैं। सपोज़ करो आपकी जनसंख्या जो इलाके की है वो 150 है, और आप जो है 2 किलोमीटर का एरिया आपको का जो है पूरा का पूरा दिया गया है, तो 150 के हिसाब से आप लगा सकते हैं। 150 को आप कीजिएगा, टोटल जनसंख्या जो आपकी वो 150 ऊपर रखेंगे और 2 किलोमीटर जो है नीचे रखेंगे, क्योंकि आपके जो है 2 किलोमीटर का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, तो उससे आप जो है डिवाइड कर देंगे तो 75 जो है 75 लोगों की जो जनसंख्या है वो 1 किलोमीटर के अंदर निवास करती है। तो यही जो है जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जिस तरीके से आपके एनसीईआरटी की बुक में ये टेबल दे रखी है जिसमें बता रखा है कि विश्व जो है विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से, ये कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से दे रखा है। सो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे एशिया की अगर बात करी जाए, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, उत्तरी अमेरिका और एशिया की, तो इसके अंदर जो है जनसंख्या घनत्व दे रखा है। तो अगर हम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे कम अगर की बात करी जाए तो जो है ओशिनिया के अंदर जो है सबसे कम पाया जाता है। और बात करी जाए अगर प्रतिशत में व्यक्त कर रखा है तो इसमें बता देंगे कि 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं एशिया जैसे देश के अंदर। अगर जैसे पहली बात ये पूछेगा नहीं, सिर्फ ये एक तरीके का डेटा दे रखा है जिससे आपकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सघन आबादी जो है डेंसिटी के हिसाब से या फिर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किधर निवास करती है, तो एशिया के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो निवास करती है। ठीक है, सो आप, आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपने जनसंख्या वितरण और घनत्व का दोनों का मतलब समझ लिया होगा। सो अब जो क्वेश्चन जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पेपर में भी आ सकता है। सो ये बड़े नंबरों के क्वेश्चनों में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर टॉपिक्स। बाकी क्या मैं आपको बताता हूँ कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वितरण का मतलब आपने समझ ही लिया कि जनसंख्या किस प्रकार से फैली हुई है पृथ्वी के ऊपर। उसी तरीके से अगर बात करी जाए, क्वेश्चन अगर आए कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व के कंटेक्स्ट में अगर बात करी जाए तो कारण बिल्कुल जो है
वो सेम रहेंगे। सो अगर डेफिनेशन जो है वो अलग रहेगी, बस सिर्फ इसमें इतना सा ही फ़र्क है कि जो जनसंख्या घनत्व की अगर बात होगी तो प्रति इकाई किलोमीटर के अंदर होगी, और जनसंख्या वितरण की बात होगी तो उसके अंदर कोई डेटा या मेजरमेंट नहीं रहेगा, वो पूरे जगह की बात हो सकती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया की भी बात हो सकती है, पूरे वर्ल्ड की भी बात हो सकती है, और एक पूरे हमारे प्यारे भारत की भी बात हो सकती है इसके अंदर। सो अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की जो है चर्चा कर लेती है। ये कुछ प्रकार के हैं, जैसे भौगोलिक कारक है, मैं बता देता हूँ आपको। भौगोलिक कारक जो है, आर्थिक कारक दे रखे हैं कुछ, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों के बारे में दे रखा है। तो जल्दी से हम पढ़ते हैं अपने भौगोलिक कारकों के बारे में, कि भौगोलिक कारकों की अगर हम बात करते हैं कि भौगोलिक कारकों के अंदर कौन कौन से कारक आते हैं। जैसे भूगोल का मतलब होगा, भौगोलिक मतलब भूपृष्ठ पर हमें मतलब फिजिकल कोजेस जो हैं वो पृथ्वी, जैसे जल की उपलब्धता है, फिजिकली यानी कि जो हम जिसे छू सकते हैं, इस तरीके की जो हमें कारक मिल रहे हैं वो, जैसे जल की उपलब्धता। अगर आप, जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको सीधी भाषा में समझाऊँ कि जहाँ पे जो जल अगर हमें प्रोवाइड होगा, जल की अगर जिस जगह कमी होगी तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ बसना पसंद नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से जल जो है जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, और लोग जो है उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं जहाँ पर जल जो है आसानी से उपलब्ध होता है, क्योंकि जल का उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, पशु अथवा उपयोग, नवा संचालन के लिए, बहुत सारे काम जो ऐसे होते हैं वो करते हैं हम जल से। और साथ में नदी घाटी जो है विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र में से एक होते हैं। अगर आपने देखा हो कि नील नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इतनी सारी सभ्यता हैं, वो सारी ज़्यादातर जो है नदी के किनारे ही क्यों बसी, क्योंकि जो है जल जो है एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी की कड़ी में अगर देखा जाए कि जो भू आकृति है वो किस प्रकार से, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो है संरचना कि समतल मैदान है, पहाड़ी मैदान है, पठारी मैदान है। सो अगर कहा जाए कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप समतल मैदानों में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें संसाधन अच्छे मिलेंगे, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट जो है वो हमारा अच्छा होगा, हमें विभिन्न तरीके के हॉस्पिटलाइज फैसिलिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, ये बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक समतल एरिया है, तो हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। परंतु अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ेंगे। सो भू आकृति के बारे में समझते हैं कि लोग जो हैं समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को अधिक वरीयता देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इसका कारण है कि फसलों का उत्पादन करने के लिए, सड़क निर्माण उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं, और जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है उसमें परिवहन तंत्र का विकास में जो है अवरोध होते हैं। इसीलिए जो है जो प्रारंभिक कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं हो पाते। अतः इन क्षेत्रों में जो है जनसंख्या कम पाई जाती है। गंगा के मैदान जो है विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक हैं, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग जो है विरल जनसंख्या को बिलोंग करते हैं। अब जो है अगर गंगा की बात करी जाए, गंगा घाटी की मैदानों वाली, तो वहाँ जनसंख्या अत्यधिक पाई जाती है, और वहीं अगर बात करी जाए हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों की, तो वहाँ जनसंख्या अत्यधिक कम पाई जाती है। इसी कड़ी में जो है एक टॉपिक और आता है कि जलवायु किस प्रकार से हमें प्रभावित करती है। अगर देखी जाए जलवायु अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलीयों के विषम जलवायु मानव जो है बसने के लिए असुविधाजनक होता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर अगर ठंड ज़्यादा पड़ेगी और जहाँ पर आपको क्या बोलते हैं उष्ण जलवायु मिलेगी, ठंडे मरुस्थल या उष्ण जलवायु, और वहाँ पे जो है अगर कुल मिलाकर आपकी जो जनसंख्या है उसके जनसंख्या के विपरीत जलवायु मिलेगी। अगर आप रहते हैं जैसे ठंड में तो आपको गर्मी मिल जाए, या किसी प्रकार के आप रहते हैं नॉर्मल जैसे दिल्ली जैसे मौसम में, सो आपको ठंड में भी ज़्यादा दिक्कत होगी और गर्मी में भी बहुत दिक्कत होगी। तो उसी चीज़ को कहते हैं कि अगर जलवायु आपके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तो आपको वहाँ पे असुविधाजनक जलवायु की वजह से क्षेत्र निम्न अधिक वहाँ मौसमी जनसंख्या जो है वो पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शुष्क जलवायु के कारण जो है इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे जो है जनसंख्या अगर विपरीत होगी, अनुकूल नहीं होगी, प्रतिकूल होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ लोग जो है बसने को अधिक वरीयता नहीं देंगे। और इसी के भौगोलिक कारक के अंदर मृदाएं का मतलब हो गया जो मिट्टी है वहाँ पे मृदाएं। अगर मृदाएं उपजाऊ होंगी, कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उपजाऊ दोमट मृदा वाले प्रदेश जो होते हैं अधिक लोग वहाँ पर निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ कृषि कार्य जो है बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि यह मृदाएं जो है गहन कृषि आधार
कृषि का आधार बन सकती हैं? और क्या आप भारत में उन क्षेत्रों का नाम बता सकते हैं जहाँ पर कम उपजाऊ मृदा वाले विरल जनसंख्या पाई जाती है? अब इसमें जो है जाहिर सी बात है, आप समझ गए कि जहाँ पर उपजाऊ मृदा मिलेगी वहाँ पर लोग जो है अधिक बसने को वरीयता देंगे। कारण सीधा सा है, क्योंकि वहाँ पे जो है खेती जो है अच्छी होती है, इसी वजह से। अब जो है इसके अंदर आता आर्थिक कारक। आर्थिक कारक यानी कि मतलब इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक कॉजेस कौन से हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं? तो जाहिर सी बात है खनिज। खनिज का मतलब हो गया, खनिज जो है निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। जहाँ पर खनिज वगैरह होते हैं वहाँ उद्योग ज़्यादा लगते हैं, और खनन और औद्योगिक गतिविधियों से रोजगार उत्पन्न होगा, और रोजगार उत्पन्न होगा तो कुशल व अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचेंगे और जनसंख्या को सघन बना देंगे। अफ्रीका की कटिंगा, अगर उदाहरण की बात करें तो अफ्रीका के अंदर कटंगा और अफ्रीका के अंदर कटंगा, जाम्बिया, टाम्बापेटी इसका जो है एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। नगरीकरण, अगला टॉपिक आता है नगरीकरण किस प्रकार से? नए रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधित सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं होंगी। नगरीय जीवन को आकर्षित करने के लिए लोग जो है नगरों की ओर खिंचते चले जाते हैं, और नगरों की तरफ अगर लोग जाएंगे, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों का प्रवास होगा और नए आकार बढ़ जाएंगे, और विश्व में जो है विराट नगर प्रदर्शित बड़ी संख्या के में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं। इसीलिए जो है मतलब आप जहाँ समझ सकते हैं कि नगरों में लोग वहाँ क्यों जाते हैं, बेहतर सुविधाओं और बेहतर जो है मतलब उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिले, इस वजह से जाते हैं ये शहरों की ओर। औद्योगिकरण किस प्रकार से इसमें वो कर सकता है कि औद्योगिक पेटियाँ जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। और जापान का जो है कोबे, ओसाका प्रदेश जो है, इसमें उद्योग की उपस्थिति के कारण इतना सघन बसा हुआ है। क्यों बसा हुआ है इतना सघन? क्योंकि वहाँ पे जो है उद्योग की जो है उपलब्धि होती है। जाहिर सी बात है, अगर पहाड़ों में रहेंगे तो वहाँ दुकानें कम होंगी। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके बताऊँ तो हमें हर कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा संसाधनों को खर्च करना पड़ेगा। आप समझ लीजिए आप किसी ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पर संसाधनों की कमी है और वहाँ परिवहन तंत्र भी विकसित नहीं है और वहाँ औद्योगिकरण भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और आप चाहेंगे कि हम ऐसे क्षेत्र में जाकर के रहें जहाँ पर हमें हर प्रकार की जो सुविधा है वो हमें उपलब्ध हों। साथ ही एक फैक्टर इसके अंदर आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की वजह से। कुछ स्थान जो है धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पर सामाजिक राजनीतिक अशांति रहती है। क्योंकि सरकारें जो हैं लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित देती है। क्या आप अपने प्रदेश में ऐसे कुछ उदाहरणों को सोच सकते हैं? ये आपको बताना है। बाकी यह है कहीं अगर सपोज कीजिए अगर सामाजिक रूप से अगर किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी और सामाजिक उपद्रव रहेगा तो वहाँ पे लोग बाग नहीं रहना चाहते। देखा होगा आपने, लोग बाग जो है शांति को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसी प्रकार से। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर मैंने वीडियो ज़्यादा लंबा कर दिया है वैसे भी तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है पार्ट 1 है। बाकी जो अगला जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर जो है ये पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा मैं। तो आप इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को ये वीडियोस को शेयर कर दीजिए, जिससे यार हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हमारा चैनल अभी नया है। अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपके साथ अभी ज्योग्राफी का जो है एक बार सिलेबस दोबारा से जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। वीडियो में अभी एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।